डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको साइटोप्लाज्म के डिफिनीशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। अगर हम एनिमल सेल का जनरल स्ट्रक्चर ले लें तो उसका आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसी न्यूक्लियस से डबल मेम्ब्रेन अराउंडेड होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है। यानी इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है। फ्लूइड यानी द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नाउन एज द साइटोप्लाज्म। यानी इसी दोनों के दरमियान बिटवीन एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 1863 में एक साइंटिस्ट था नाउन एज द कोलिकर। इसी कोलिकर ने साइटोप्लाज्म को स्टडी भी किया और उसको नेम भी दिया। माय डियर स्टूडेंट, कोलिकर ने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी। माय डियर स्टूडेंट, कोलिकर ने एक्सप्लेन किया कि साइटोप्लाज्म हैज 3 पार्ट। एक वो साइटोप्लाज्म होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होता है, जो कि मैंने इसी रेड मार्कर से ड्रा किया है। ये साइटोप्लाज्म है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। एंडो का मतलब है इनसाइड, इनसाइड। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, वो साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के करीब मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्म। फिर इसने एक्टोप्लाज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। एक्टोप्लाज्म वो साइटोप्लाज्म होगा जो कि सेल मेम्ब्रेन के करीब मौजूद होगा। यानी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द एक्टोप्लाज्म। इसी एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म के दरमियान जो साइटोप्लाज्म मौजूद होगा इसको हम मीजोप्लाज्म कहेंगे। यानी द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द एंडो और एक्टोप्लाज्म इज कॉल्ड द मीजोप्लाज्म। कोलिकर ने यहाँ पे इसके मजीद एक्सप्लेनेशन दिए, तो माय डियर स्टूडेंट मैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कोलिकर ने एक्सप्लेन किया कि साइटोप्लाज्म हैज 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द लिक्विड पार्ट, सॉलिड एंड जेली लाइक पार्ट। इसमें 3 पार्ट होते हैं, यानी लिक्विड लाइक भी होता है, इसमें सॉलिड लाइक पार्ट भी होता है साइटोप्लाज्म में, और इसमें जेली लाइक पार्ट भी होता है। जो कि लिक्विड लाइक पार्ट होता है इसको इसने नाम दिया साइटोसोल का, और जो सॉलिड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का इसको इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनेली, और जो जेली लाइक होता है, जेल लाइक होता है, इसी को इन्होंने नाम दिया इन्वेजन या इनर वर्जन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस साइटोसोल इज द सोलेबल पार्ट। ये सोलेबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, सोलेबल पार्ट। इसी ऑर्गेनेली में सब ऑर्गेनेली यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ये राइबोसोम वगैरह, ये सब ऑर्गेनेली इसमें आ जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो जेली लाइक पार्ट है इसको इन्होंने नाम दिया इन्वेजन या इनर वर्जन। अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, जिसको सेल मेम्ब्रेन, जिसका आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, इससे डबल मेम्ब्रेन अराउंडेड होता है, इसके दरमियान फ्लूइड मौजूद होता है जिनको इन्होंने साइटोप्लाज्म का लफ्ज दिया। ओके, प्लाज्म के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 किस्म के सॉल्यूशन मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन को हम ट्रू सॉल्यूशन और सेकंड वन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है? ट्रू सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसी साइटोप्लाज्म में एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। ये लेट सपोज मेरे पास साइटोप्लाज्म है, इसमें 2 किस्म के मॉलिक्यूल होंगे। एक होगा स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें लेट सपोज हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में साल्ट आ जाते हैं, शुगर, साल्ट, शुगर, और इसके अलावा हमारे पास अमीनो एसिड्स। ये इसके स्मॉल मॉलिक्यूल है। और इसी साइटोप्लाज्म में लार्ज मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसी लार्ज मॉलिक्यूल में क्या आ जाते हैं, जैसे प्रोटीन और आरएनए और फैटी एसिड। प्रोटीन, आरएनए, वगैरह वगैरह इसमें लिया जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तो
जब इसी स्मॉल मालिक्यूल, इसी साइटोप्लाज्म में जो स्मॉल मालिक्यूल प्रेजेंट है, उसी स्मॉल मालिक्यूल और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन करूंगा, इसी साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होता है। तो जब इसी साइटोप्लाज्म में एक तो वाटर भी अबंडेंस मौजूद है और दूसरे इसमें स्मॉल मालिक्यूल भी मौजूद है और लार्ज मालिक्यूल में, तो डेफिनेटली ये स्मॉल मालिक्यूल भी इसी वाटर के साथ कंबाइन करेगा और लार्ज मालिक्यूल भी वाटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे। तो जब स्मॉल मालिक्यूल यानी साल्ट, शुगर और अमाइनो एसिड जो स्मॉल मालिक्यूल साइटोप्लाज्म में मौजूद है, जब ये स्मॉल मालिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इससे ट्रू सोल्यूशन बनता है। बिल्कुल इसका अपोजिट, जब ये लार्ज मालिक्यूल मतलब के प्रोटीन जहाँ पे यहाँ पे हमारे डियर स्टूडेंट्स है आरएनए है और फैटी एसिड, ये लार्ज मालिक्यूल जब वाटर के साथ साइटोप्लाज्म में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। मतलब कि इसमें दो सॉल्यूशन है, एक को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, एक को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें लार्ज मालिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं विद वाटर, और ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद द वाटर एंड फॉर्म द ट्रू सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है, एक तो सोल और जेल में। अगर हम यहाँ पे देखें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मिटाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो किस्म के सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, एक सोल होता है, एक जेल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप साइड पे देख रहे हैं इसको हम कोर्टेक्स भी कह सकते हैं, कोर्टेक्स। इसी कोर्टेक्स में जेल मौजूद होता है और बिल्कुल इस रीजन पे मतलब के इनर रीजन पे हमारे पास सोल मौजूद होता है। ये मोर विस्कस होते हैं, यानी जेल्स आर मोर विस्कस देन द सोल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी, और आपने इसी पॉइंट को याद रखना है कि ये सोल और जेल ये दोनों में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी दे आर इंटर कन्वर्टेबल। सोल एंड जेल आर इंटर कन्वर्टेबल विद ईच अदर। सोल हमारे पास नॉन विस्कस है, ये बिल्कुल सोल है जो कि क्या है, नॉन विस्कस है, और ये जेल है जो कि विस्कस है। अब किस तरह सोल जेल में कन्वर्ट होता है और फिर अगेन जेल सोल में कन्वर्ट होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल है, जब फूड मॉलिक्यूल सेल के करीब आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये फूड मॉलिक्यूल है, तो ये सेल का साइटोप्लाज्म जो कि मूवमेंट शो करता है और उसी मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं, यानी द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को, चूंकि ये लिक्विड होता है तो डेफिनेटली ये मूवमेंट करेगा, तो उसी मूवमेंट को जो कि इनसाइड द सेल के अंदर होता है, इसको हम साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेट्स सपोज हमारे पास फूड वेहिक्यूल है, जब सेल इसको कैप्चर करेगा तो किस तरह कैप्चर करेगा, ये मूवमेंट शो करेगा, बिल्कुल इसी तरह ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जेल जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसको कैप्चर करेगा। बिल्कुल पैरामीशियम में जिस तरह सुडोपोडिया बिल्कुल इसी तरह मोशन होता है, बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह मोशन होता है, लोकोमोशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये मोर विस्कस नहीं है बल्कि ये लेस विस्कस है। तो अब ये किस फॉर्म में है, सोल फॉर्म में है, लेकिन जब यहाँ पे मोर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो अब ये डेफिनेटली जेल में कन्वर्ट होगा। तो जेल इज कन्वर्टेड इनटू सोल एंड सोल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू जेल। अगर हम साइटोप्लाज्म के मूवमेंट को देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइक्लोसिस के फिर फर्दर दो किस्म के मूवमेंट है, एक को हम रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं और दूसरे को हम सर्कुलेशनल मूवमेंट कहते हैं।
आपने इसी पॉइंट को याद रखना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटेशनल मूवमेंट हमारे पास यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज होता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है। हम ये साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के मुताबिक पढ़ रहे हैं। और सर्कुलेशनल मूवमेंट के लिए आपने इसी पॉइंट को याद रखना है कि ये हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी व्हेन साइटोप्लाज्म मूव अराउंड सिंगल लार्ज वैक्यूल, ये हमारे पास सेल है, सेल का सेल मेम्ब्रेन है और इसी सेल मेम्ब्रेन का ये साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है, ये इसका एक लार्ज वैक्यूल है। जब इसी लार्ज वैक्यूल से साइटोप्लाज्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होता है, जब इसी लार्ज वैक्यूल से, जो कि मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया है, इसी लार्ज वैक्यूल से जब ये साइटोप्लाज्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मूवमेंट। यानी व्हेन साइटोप्लाज्म मूव अराउंड सिंगल लार्ज वैक्यूल, इसकी मूवमेंट सिंगल और लार्ज वैक्यूल से होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। और आपने इसको याद रखना है कि इसमें लार्ज वैक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं था, बिल्कुल यहाँ पे लार्ज वैक्यूल नहीं। यानी जब साइटोप्लाज्म क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा, रोटेशन करेगा अराउंड स्मॉल वैक्यूल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशनल मूवमेंट। यानी व्हेन मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड स्मॉल वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म का वो मूवमेंट जो कि स्मॉल वैक्यूल से अराउंड होता है इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। आपने इसको याद रखना है। अगर आपसे कोई इसके हिस्ट्री के बारे में पूछे तो एक साइंटिस्ट था नाउन एज द एसिनाई, इसी एसिनाई ने कारा के अंदर इसी साइक्लोसिस को एब्जॉर्ब किया। क्यों एब्जॉर्ब किया, क्योंकि कारा सेल के इंतहाई लार्ज होते हैं, इसकी वजह से इन्होंने इसी साइक्लोसिस को कारा में एब्जॉर्ब किया। और कारा, एज यू नो दैट कारा इज अ जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी, हमारे पास ग्रीन एल्गी का एक जीनस है। अगर हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन पे फोकस दें तो इसी साइटोप्लाज्म में मेनी सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, यानी एक्ट एज अ स्टोर बेड फॉर मेनी सब्सटेंसेस, act as a storehouse for many substances like amino acid, sugar, nucleotides। इसमें ये बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे सब्सटेंसेस यहाँ पे स्टोर होते हैं। अगर it also act for many metabolic processes, जब हम बायो एनर्जेटिक में इंशाल्लाह ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो वो ग्लाइकोलाइसिस इसी साइटोप्लाज्म में होता है, यानी वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है और जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इट एक्ट फॉर मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ये जगह प्रोवाइड करता है। मेनी सब्सटेंसेस आर आल्सो सिंथेसिस है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह वगैरह, इसकी सिंथेसिस भी यहाँ पे इसी साइटोप्लाज्म में होती है। इट आल्सो प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट्स फॉर ऑर्गेनिज्म। इसी साइटोप्लाज्म में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट, और इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो ये सारे ऑर्गेनेली हमारे पास इसी साइटोप्लाज्म में बाउंडेड होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि बहुत सारे ऑर्गेनेली के लिए ये क्या करते हैं, सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म माय डियर।